गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु शेखर चमैया आप सभी के समक्ष स्कॉलर बीएड करेक्ट कॉलेज के प्लेटफॉर्म से एक नई विषय लेकर आए हैं जो सेमेस्टर 2 के अंतर्गत पेपर 5 पेपर है जिसका नाम है आपका लर्निंग एंड टीचिंग। इसके अंतर्गत हम लोग आज यूनिट 3 के बारे में जानेंगे जिसका टॉपिक है टीचिंग एज ए प्रोफेशन, यानी एक पेशेवर के रूप में शिक्षण। इसके अंतर्गत हम लोग जो देखेंगे आज कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, जिसमें शिक्षण की अवधारणा क्या है, इसका अर्थ और इसकी परिभाषा क्या है, इसकी प्रकृति और विशेषता क्या है। तो आज हम लोग इसकी अवधारणा को जानें। इसकी अवधारणा क्या है तो हम लोग देखते हैं कि शिक्षण ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया है जिसमें वह सभी क्रियाएं शामिल की जाती है जो सीखने में मदद करता है, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि शिक्षण एक त्रिआयामी प्रक्रिया है जो शिक्षक और छात्रों के बीच पाठ्यक्रम के माध्यम से किसी विषय वस्तु को लेकर उसके संबंध में आदान प्रदान करने की क्रिया या अंतः करने की प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। शिक्षण अंग्रेजी भाषा का टीचिंग का हिंदी रूपांतरण है जिसका तात्पर्य होता है सीखना। अब लोग स्लाइड को देखें। अर्थात जब शिक्षक द्वारा छात्रों को ज्ञान दिया जाता है या कुछ उसको बताया जाता है तो उसे हम शिक्षण कहते हैं। यहाँ ये बात नहीं कि शिक्षक द्वारा ही, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर हम किसी को दूसरे को ज्ञान अगर दे रहे हैं तो अगर ज्ञान देने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। एक शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका प्रभाव जो है देश की शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, परिस्थिति एवं मूल्यों पर देखने को मिलता है, मतलब पड़ता है। और इसी कारण जिस देश में देशी शासन प्रणाली होगी, जैसा सामाजिक एवं दार्शनिक परिस्थितियाँ होगी, वहाँ उसी प्रकार का शिक्षण प्रक्रिया देखने को मिलेगा। उक्त आधार पर शिक्षण को हम लोग 3 भागों में बांट रहे हैं। ये 3 भाग कौन कौन सा है हम लोग ये देख लें। तो हम लोग शिक्षण के अर्थ को अगर हम बांटे तो 3 वर्गीय है आपका। एक तंत्र में शिक्षण का अर्थ, लोकतंत्र में शिक्षण का अर्थ और हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का अर्थ। हम लोग अब जानेंगे कि तंत्र में शिक्षण का अर्थ क्या होता है। तो हम लोग जैसा कि नाम से इसका पता चल रहा है, एक तंत्र मतलब होता है शासन, एक मतलब होता है एक व्यक्ति। जहाँ एक व्यक्ति का शासन चलता हो तो वहाँ उसको एक तंत्रीय शासन में करते हैं। यहाँ पर शिक्षक जो होता है प्रधान होता है। आइए हम इसके बारे में देखते हैं। तो एक तंत्र में शिक्षण का क्या होता है, शिक्षक प्रधान होता है। वह कक्षा में आदर्श माना जाता है क्योंकि यहाँ पर कक्षा की जो शासन व्यवस्था है वह शिक्षक चलाता है। तो शिक्षक जब चलाता है तो वहाँ शिक्षक प्रधान होता है। वह छात्र पर अपनी शक्ति दिखाकर अपने आदर्श एवं विचारों को थोपता है। साथ ही छात्र शिक्षक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनता और बिना किसी तर्क का उसको स्वीकार भी करता है। यहाँ पर छात्र को देखा जाए तो शिक्षक से बात करने की अनुमति नहीं दी जाती है। शिक्षक जो बताया वह उसको ग्रहण किया और उसको वह स्वीकार बिना किसी भी बात का वह उसे स्वीकार करता है। दोनों के बीच अंतः प्रक्रिया नहीं होता, आदान प्रदान नहीं किया जाता है। इसमें शिक्षक सक्रिय रहता है जबकि छात्र भयभीत श्रोता की भांति बैठा रहता है। जैसा अभी हम बताए थे पहले कि यहाँ पर शिक्षक जो होता है प्रधान होता है, छात्र को कुछ बोलने की आज़ादी नहीं होता। छात्र सिर्फ एक श्रोता की भांति वह बैठकर शिक्षक की बातों को सुनते रहता है। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों को बातचीत, तर्क वितर्क तथा शिक्षक की आलोचना करने का अधिकार नहीं होता है। वह कक्षा रूपी राज्य में वह जो है कक्षा रूपी राज्य तानाशाह के रूप में चलाता है। इस संबंध में हम देखते हैं कि मॉरिसन एक शिक्षाविद थे, उनका नाम था मॉरिसन। उन्होंने कहा कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व के भावी शिक्षा के लिए अधिक विकसित व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए व्यवस्था करता है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति जो है वह कम शिक्षित व्यक्ति को अपना ज्ञान देता है और उसे शिक्षण देने का कार्य करता है। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था
में देखें तो शिक्षक जो होता है शिक्षक केंद्रित होता है, वहाँ शिक्षक प्रधान था, हम पहले बता चुके हैं। यहाँ यह व्यवस्था जो होता है उसमें शिक्षक केंद्रित होता है, जिसमें छात्र की क्षमता का विकास का अवसर नहीं दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर जो होगा सिर्फ शिक्षक ही बात करेगा, छात्र को बोलने की आज़ादी कुछ नहीं है, पूछने का उसको प्रश्न भी करने की आज़ादी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसका अंतःक्रिया जब एक दूसरे से नहीं हुआ शिक्षक और छात्रों के बीच, तो उसका ज्ञान का विकास नहीं होगा, और उसको जब अवसर दिया ही नहीं जाएगा तो उसका ज्ञान का विकास नहीं होगा। दूसरा हम लोग देखें लोकतंत्र में शिक्षण का, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लोकतंत्र, लोक मतलब होता है जनता, तंत्र मतलब होता है शासन। तो यहाँ जनता का शासन है, तो कक्षा में जो है जनता कौन होगा? स्टूडेंट होगा। तो यानी जब स्टूडेंट का जब शासन होगा तो वह अपना हर एक बात को जो है वह अपने सरकार तक पहुंचा सकता है, बोल सकता है, आगे उसके लिए अपनी बातों को मानवा सकता है। तो ऐसे अर्थ में अगर हम देखें शिक्षण के अर्थ को, तो देखें लोकतंत्र शासन प्रणाली मानवीय संबंधों पर आधारित होता है, जिसमें जनता की इच्छा सर्वोपरि होती है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था। इस प्रकार के शिक्षण में छात्र और शिक्षक दोनों सक्रिय होते हैं, क्योंकि इसमें अभी आप बोले कि हम छात्र को इसमें आजादी है, वह पूछ सकता है, प्रश्न कर सकता है, उसका उत्तर पा सकता है, और उनके बीच क्या होता है कि शाब्दिक और अशाब्दिक अंतःक्रिया होता है, शब्द के बीच या अशब्द के बीच में जो होता है दूसरे का आदान प्रदान होता है, जिससे उसका ज्ञान का विकास क्या होगा? ज़्यादा होगा। कक्षा में शिक्षक के साथ बात करने, प्रश्न पूछने, उत्तर पाने तथा अन्य प्रकार की बातचीत करने का हमको क्या होता है? अवसर मिलता है। जब सब कुछ यहाँ पर देख रहे हैं कि छात्र जो है कक्षा में क्या कर रहा है कि किसी भी बात पर वह तर्क कर ले रहा है, प्रश्न पूछने ले रहा है, उत्तर पा रहा है, तो इस प्रकार के क्रिया में क्या होगा? छात्र क्या होगा? सक्रिय रहेगा और उसका ज्ञान का विकास अधिक होगा। जहाँ तक यहाँ क्या है, छात्र शिक्षक दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व को क्या करता है? प्रभावित करता है। इस संबंध में गैर महोदय एक शिक्षाविद थे, उन्होंने बताया कि शिक्षक केवल पथ प्रदर्शक या निर्देशक के रूप में कार्य करता है और स्व अनुशासन पर बल देता है। यानी गैर का कहना था कि यहाँ शिक्षक क्या करता है? पथ प्रदर्शन करता है, आपको बताता है कि आपको निर्देशन देता है कि तुम यह इस तरह से कार्य करो, और स्व अनुशासन पर बल देता है कि अनुशासन में रहते हुए उस कार्य को किया जाए। जबकि एडमंड एमिडोन ने कहा कि शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत कथनों को समावेशित किया जाता है। जो हम कह रहे हैं उसको समावेशित कर शिक्षक और छात्रों के बीच कक्षा में घटित होता है। जो हम जिन बातें करते हैं वह कहाँ हुआ? कक्षा में घटित हुआ, और एक दूसरे जो कार्य हुआ वो किस क्या हुआ? अंतःक्रिया आदान प्रदान करते हैं। तो शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत कक्षा कथनों को समावेशित किया जाता है, जो शिक्षक और छात्रों के बीच कक्षा कक्ष में घटित होता है। कक्षा में जो बातें होती है, जो क्रियाएं जो हम पढ़ाते हैं, जो कार्य करते हैं, वह उस पर हम लोग क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं। क्योंकि ऐसे शिक्षण मानवीय संबंधों या छात्र केंद्रित होता है, अतः छात्र बिना किसी भय के अपना विचार यहाँ क्या करता है? प्रस्तुत करता है। ठीक है, इतना हम लोग इतना तो हम लोग स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। आप लोग हमारे लाइक करें और सब्सक्राइबर बटन को टाइप करें। नेक्स्ट हम लोग देखें हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षण का। हस्तक्षेप रहित, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, हस्तक्षेप रहित, यानी यहाँ कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो ऐसी शिक्षण व्यवस्था में शिक्षक एक मित्र के रूप में कार्य करता है, जिससे छात्र अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील होता है। छात्र एक शिक्षक क्या करता है कि मित्र के समान रहता है, वह एक प्रॉब्लम छात्रों के बीच उपलब्ध करा देता है, और छात्र क्या करता है? उस समस्या का समाधान करता है। शिक्षक छात्रों को अधिक से अधिक अवसर विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में देता है। अभी हम बताए थे कि यहाँ पर क्या करता है? शिक्षक कोई एक प्रॉब्लम किसी छात्र को दे दिया, वह उसको सिर्फ देखता है, और वह छात्र क्या करता है? तो उस समस्या का समाधान करता है। यह शासन प्रणाली कार्य और संबंध पर केंद्रित होता है। इस प्रणाली में छात्र सही निर्णय लेने में सार्थक होता है। यानी छात्र जो है वह प्रॉब्लम उसको जो मिलता है, उस प्रॉब्लम को वह सॉल्व करने का प्रयास करता है, ढूंढता है। इसमें शिक्षक का कार्य एक फैसिलिटेटर का होता है, जो छात्रों के लिए परिस्थिति और समस्या उत्पन्न करता है
तथा छात्र समस्याओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर उसका निदान करता है, उस समस्या का हल करने का प्रयास करता है। इस संबंध में देखें तो कलात्मक महोदय का कहना था कि हस्तक्षेप शिक्षण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था कर छात्रों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। यदि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह था कि अच्छे प्रशासन प्रणाली के अंतर्गत जो है शिक्षक जो है समस्या उसके पास लाया, आपने क्या किया और समस्या का निदान स्वयं अपने अनुभव के आधार पर करता है और इससे क्या होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है। अर्थात इस शिक्षण व्यवस्था में छात्र अधिक जागरूक होता है और अपनी जिज्ञासा की शांति के लिए समाधान तक पहुँचने का प्रयास करता है। जब तक समस्या का समाधान नहीं कर सकता है तब तक उस पर वह सक्रिय रहता है। अतः यह मुक्तात्मक शिक्षण पद्धति है या इस पर मुक्तात्मक शिक्षण पद्धति भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें हम लोग इसकी परिभाषा। तो शिक्षण की परिभाषा को हम लोग दो वर्गों में शिक्षा विभाग ने 2 वर्गों में बांटा है, जिसमें पहला था शिक्षण का शब्दकोशीय यानी डिक्शनरी के अनुसार जो उसका शिक्षण का क्या होगा, और दूसरा विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा जो दी गई परिभाषा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शिक्षक का शब्दकोशीय अर्थ के अंतर्गत देखेंगे डिक्शनरी ऑफ साइकोलॉजिकल एंड साइको एनालिटिकल टर्म्स के अनुसार दूसरे को सिखाने में मदद करने की प्रक्रिया को ही हम शिक्षण कहते हैं। यानी जब हम दूसरे को सिखाते हैं तो उसको हम शिक्षण कहते हैं। ये कौन का डिक्शनरी सबको जो है साइकोलॉजिकल और एंड साइको एनालिटिकल टर्म्स के अनुसार इसको बताया गया कि दूसरे को सिखाते हैं उसको हम शिक्षण कहते हैं। जबकि वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को ज्ञान, कौशल तथा अभिरुचि को सिखाने में सहायता करता है। दोनों परिभाषा को देखें तो कहने का तात्पर्य एक ही है कि इसमें भी व्यक्ति है क्या करता है, एक व्यक्ति क्या है दूसरे को ज्ञान सिखा रहा है, कौशल सिखा रहा है तथा अभिरुचि को सिखाने में उनको सहायता करता है। यहाँ भी क्या देखे थे कि दूसरे में भी सिखाने दूसरे को सिखाने में मदद करने की प्रक्रिया है, उसको हम शिक्षण करते हैं। जबकि द लिटिल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार देखें तो शिक्षण का अर्थ ज्ञान प्रदान करना, कौशल का विकास करना, अनुदेशन देना, पाठ पढ़ाना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना ही शिक्षण है। अब हम लोग शिक्षण का विशेषज्ञों के द्वारा परिभाषा दिया गया है उसके बारे में देखें तो विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा दी गई परिभाषाएं देखें तो गेट महोदय इसका परिभाषा देते हुए कह रहे हैं कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। यानी दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं तो उसको हम शिक्षण कहते हैं। जबकि राइट ने इसके बारे में बताया कि दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार के उन्हें निर्देशित करने की क्रिया ही शिक्षा है। राइट क्या होता है कि जब दूसरे को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देना, उसको हम कुछ बताया कि आप इधर चले ये रास्ता से जाएंगे तो आप रेडी आसानी से पहुंच सकते हैं, उस रास्ता से जाएंगे तो हो सकता है कठिन, अगर हम उसको सिखाते हैं उन्हें निर्देशित करते हैं तो इस प्रक्रिया को भी हम शिक्षण कहते हैं। इस विधि के अनुसार देखें अधिगम को अभिप्रेत करने वाली क्रिया ही शिक्षण है। जबकि वर्टन ने बताया शिक्षण अधिगम के लिए उद्दीपन, मार्गदर्शन तथा दिशा बोध है। उद्दीपन क्या है हम लोग ये जानते हैं। उद्दीपन क्या है, व्यवहार में परिवर्तन। किसी चीज को देखकर आपका ध्यान कुछ और अगर लग जाए तो वही उद्दीपन है। जैसे आप लोग पढ़े हुए पेवलोव का लर्निंग थ्योरी, उसमें हम लोग क्या देखे थे कि कुत्ता को बेल बजाने के बाद पहले कुत्ते को ऐसे खाना दिया जाता था, उसके बाद बेल बजाने के बाद खाना दिया जाता था। तो हम उसमें क्या देखे थे कि बेल बजा कुत्ते के मुंह में लाड़ाना स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि उसका जो कि भोजन से बाद में दिया जाता था, भोजन मिलने से पहले ही ला रहा था, क्योंकि कुत्ते पहले भोजन देख कर तब उसके मुंह में ला रहा था। लेकिन उसका घंटी उसको लग बजा, उसको पता चल गया कि अब हमारा हमको खाना मिलेगा, इसलिए उसके मुंह में ला रहा जो उसके व्यवहार को परिवर्तन किया। उद्दीपन क्या था, घंटी था न कि भोजन। इस प्रकार का देखें तो शिक्षण उसके द्वारा सीख गया, वो घंटी का आवाज से सीख गया कि हमको अब खाना मिलेगा। जैसे अब आप लोग के बारे में बात करें, क्या बेल बजता है टिफिन का,
या छुट्टी का बेल बजता है तो जैसे बेल बजता है हम लोग क्या करते हैं, तो किताब पैक करते हैं और घर की ओर भागने का तैयारी कर लेते हैं। यदि हम सीख जाते हैं कि ये घंटी के बजाय हमको घर जाने के लिए बजा है। तो यही वर्णन का कहना था कि अधिगम शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षक सीखने और सिखाने के लिए उद्दीपन मार्ग प्रदर्शन तथा दिशा को जो है वो शिक्षण है। जबकि जेम्स एम थाइन ने इसके बारे में बताया कि सभी शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। यानी जब हम कुछ चीज को सीखते हैं उसमें वृद्धि होती है तो उसको हम शिक्षण कहते हैं। बेन के अनुसार बताया शिक्षण क्या है, प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण है कि हम जिसको हम करके सीखते हैं। तो उन्होंने बेन बताया कि शिक्षण प्रशिक्षण है, जबकि डंबिल के अनुसार साधारण रूप से शिक्षक को जो कुछ जानता है उसे छात्रों को बताना ही शिक्षण है। यानी एक अनुभवी व्यक्ति द्वारा दूसरे कम अनुभवी व्यक्ति को जो कुछ हम बताते हैं उसको हम शिक्षा कहते हैं। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाके उसके व्यवहार से व्यवहार कुशल बनाता है। अब हम उसमें प्रकृति जानेंगे। शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण की प्रकृति तो देखें तो ये कहीं वर्गों में विभाजित करके इसको हम अध्ययन किया जा सकता है। जैसे शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, दूसरा शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है, तीसरा देखें तो शिक्षण एक सौदेश प्रक्रिया है, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, शिक्षण कला और विज्ञान प्रक्रिया है, कला और विज्ञान दोनों है। इसके बारे में हम लोग एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है, शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया, शिक्षक एक उपचार प्रक्रिया है, शिक्षक एक प्रतिक्रिया है, शिक्षक एक सतत प्रक्रिया है, शिक्षक एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है या क्रियात्मक प्रक्रिया, शिक्षण एक निर्देशात्मक प्रक्रिया, साथ ही शिक्षण एक औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रक्रिया है जो इसकी प्रकृति को बताता है। अब हम लोग बात करते हैं शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया। अंतः प्रक्रिया क्या होता है कि आमने सामने होने वाली प्रक्रिया। यदि यहाँ शिक्षक क्या करता है, छात्रों को संचालन का कार्य करता है, आगे बढ़ाने का कार्य करता है, अपने विचारों को आदान प्रदान करता है, इसलिए इसका प्रकृति क्या है, एक अंतः प्रक्रिया होती है। शिक्षण दूसरे बात हम देखें समाज, शिक्षण एक सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया है। तो हम लोग शिक्षण का जो ग्रहण करते हैं वह समाज मूल्यों को ध्यान में रख करके समाज दायित्व के निर्वहन के लिए हम लोग शिक्षण का कार्य करते हैं या समाज के द्वारा शिक्षण प्राप्त करते हैं। जबकि उस शिक्षण प्राप्त करने के लिए जो शिक्षक उसके बदले अपने आजीविका चलाने के लिए जो धन का उपार्जन करता है उसको हम व्यावसायिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। शिक्षण एक सौदेश प्रक्रिया है। इसका कोई शिक्षण जब हम लोग करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है, बिना उद्देश्य का हम लोग कोई कार्य नहीं करते हैं। जब हम उसका उद्देश्य देख लेते हैं, इसके उद्देश्य से हमारा क्या होता है, ज्ञान का विकास होता है। अभी तो शिक्षण की बात करें तो ज़्यादातर लोगों में क्या है, शिक्षण नौकरी पाने का साधन हो गया, क्या है कि नहीं। शिक्षण नौकरी, क्योंकि हम लोग भी पढ़ रहे हैं नौकरी करने के लिए, हमारा क्या उद्देश्य है कि हम अगर बीएड कर लेंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगा। तो हमारा उद्देश्य क्या है, नौकरी पाने के लिए हम ये प्राप्त सीखने के लिए आए, शिक्षण प्राप्त करने के लिए आए। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। इसमें ये विकासात्मक प्रक्रिया के अंदर तीन पक्ष होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। जब तक शिक्षण के अंतर्गत ज्ञानात्मक पक्ष में हम तो जानते हैं, भावात्मक पक्ष को व्यवहार विकास होता है और क्रियात्मक पक्ष का विकास होता है। यानी जब तक इन तीनों प्रक्रियाओं का हम लोग तीनों पक्षों का विकास नहीं होता शिक्षण तब तक सफल नहीं हो पाता है। तो शिक्षण एक विकासात्मक में यहाँ पर तीनों पक्षों का विकास होता है, इसलिए इसको शिक्षण की प्रकृति जो है एक विकासात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम लोग देखें शिक्षण कला और विज्ञान है, दोनों है। यानी इसकी प्रकृति कला की है और विज्ञान की है। कला क्यों है, क्योंकि कला जो होता है अनुभव पर आधारित होता है, इसमें परिवर्तन होता है, जबकि विज्ञान एक में क्रमबद्धता पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि विज्ञान जो है एक सिद्धांत पर, एक नियम पर आधारित होता है, इसलिए शिक्षण को कला और विज्ञान दोनों माना जाता है, प्रकृति दोनों माना जाता है। शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। शिक्षण
भाषा संप्रेषण। भाषा संप्रेषण मतलब क्या होता है? संप्रेषण मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन, आदान प्रदान। भाषा शिक्षण के द्वारा क्या होता है? ज्ञान अर्जन करते हैं, भाषा का विकास होता है और वह भाषा के द्वारा हम एक दूसरे के पास अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं, रख पाते हैं। शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। आमने सामने यह कहने का यहाँ क्या है कि शिक्षण जब तभी होगा जब शिक्षक और छात्र दोनों होंगे, या एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ बताएगा। जब तक दो व्यक्ति नहीं होगा तो व्यक्ति का अकेले शिक्षण नहीं कर सकता है। दोनों एक जानकार व्यक्ति कम जानकार व्यक्ति को अपने विचारों से अवगत कराता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया जो होता है आमने सामने होती है। तो इसकी प्रकृति हम लोग देखें तो शिक्षण क्या है? आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण एक उपचार प्रक्रिया है। उपचार क्या उपचार करता है? उसकी कमजोरियों पर, है ना। शिक्षण क्या करता है? किसी बच्चे का मूल्यांकन करता है, उसकी कमजोरियों को पता लगाता है और उसके बाद उसका निदान करता है। यह एक तार्किक प्रक्रिया है। उसमें हम लोग तर्क वितर्क होता है, हमें अंतर क्रिया होता है, एक दूसरे के बारे में जानता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और तब जाकर विज्ञान जो है हमारे लिए प्रभावशाली होता है। शिक्षा की एक सतत प्रक्रिया है जो शैशवावस्था से कहें मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है, जिसमें कुछ व्यक्ति जो है सीखते रहता है। नेक्स्ट है शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हम पहले बात किए थे कि शिक्षक के अंतर्गत शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम तीनों समाहित है, जिसमें शिक्षक और छात्र जो है पाठ्यक्रम के माध्यम से किसी विषय वस्तु को आपके सामने रखता है या विचारों का आदान प्रदान करता है। शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है, इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप इस मार्ग से चलो, आप इस तरह का कार्य करो, इस तरह से पढ़ाओ, इस तरह से उसको सीखो, इस तरह से पढ़ो। ये सभी बात को इसको निर्देश दिया जाता है, एक अच्छा शिक्षण कार्य करता है। तो यहाँ हम देखें शिक्षण एक निर्देशन देने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण एक औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रक्रिया है। शिक्षण सिर्फ हम स्कूल या हम कहीं इंस्टीट्यूट में नहीं सीख सकते हैं। औपचारिक बात नहीं, यहाँ पर सीखते हैं साथ साथ अनौपचारिक प्रक्रिया में क्लास स्कूल के साथ साथ हम क्या करते हैं, कहीं भी किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी घर में, समाज में, परिवार में, समुदाय में कहीं भी जाकर अनौपचारिक रूप से कुछ भी जो बात हम उसे ग्रहण करते हैं और शिक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं इसकी विशेषता। शिक्षण की विशेषता डॉक्टर श्रेष्ठ के अनुसार शिक्षण की कई विशेषताएं हैं जो अभी आप लोग के सामने बता रहे हैं। शिक्षण जो है शिक्षण अधिगम क्रिया को प्रभावशाली बनाता है। यानी शिक्षण जो है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। सिखाने वाला जो है सीखने वाले क्रिया को प्रभावशाली बनाता है और सीखने में मदद करता है। शिक्षण प्रक्रिया का आधार मनोविज्ञानिक होता है, क्योंकि मनोविज्ञान क्या करता है? बाल केंद्रित होता है। बाल केंद्रित होने के कारण वो बच्चों की योग्यता, रुचि, अभिक्षमता सबको ध्यान में रखकर उसके अनुरूप कार्य करता है। इसे शिक्षण जो होता है वह उसका आधार क्या है, उसकी विशेषता है क्या? वो मनोवैज्ञानिक, उसका आधार जो है मनोवैज्ञानिक। शिक्षक के दो अंग सीखना और सिखाने वाला होता है। इसकी विशेषता है इसमें शिक्षक होता है, दूसरा छात्र होता है जो सिखाने और सीखने में मदद करता है। शिक्षक अधिगम परिस्थितियों से संबंध स्थापित कराता है। जो परिस्थितियाँ हैं उसको हम कैसे सॉल्व करें, उसका कैसे समाधान कर सकते हैं, ये शिक्षण के द्वारा हमें मिलता है। शिक्षण का कार्य ज्ञान प्रदान करना है। वह किसी भी व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करने की कार्य को करता है। साथ ही शिक्षण मार्गदर्शन का, और यहाँ पर गाँव में कार्य या कार्य होना चाहिए, यह कार्य करता है। शिक्षण छात्रों को क्रियाशील बनाता है, किसी कार्य करने के लिए वह प्रेरित करता है और नए नए विषयों को सीखने में मदद करता है। शिक्षण छात्रों में उत्सुकता उत्पन्न करता है। शिक्षण एक कौशल प्रक्रिया है। साथ ही उसमें सांकेतिक, क्रियात्मक और शाब्दिक व्यवहार भेद होता है, क्योंकि संकेत के द्वारा भी हम शिक्षण कर सकते हैं। शिक्षण कला विज्ञान दोनों है। उसकी विशेषता यह भी है कि प्रकृति के साथ साथ विशेषता भी है कि यह कला है और विज्ञान है। शिक्षण का अर्थ अधिगम होता है, यानी शिक्षण जो है जिसको देखकर वह सीखता है, जो इसकी विशेषता है। इसके अलावा भी शिक्षण की और बहुत सारी विशेषताएं हैं जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।